हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्षितिज भाग एक, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक है। क्षितिज भाग एक, उसके जितने भी आपके लेसन है, जितने कितने मीन्स उसमें आपके 8 लेसन हैं आपके गद्य खंड के। तो 8 जो गद्य खंड के जो 8 अध्याय हैं, सभी के मैं एमसीक्यूज आप सबके सामने यहाँ पर लेकर आई हूँ। एक साथ महामैराथन होगी ये हमारी, और 8 के 8 अध्याय के जितने भी एमसीक्यूज इसमें से बन सकते थे वो सारे मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है, ताकि आपके एस्टेट के पेपर में, पीजीटी एस्टेट वाले बच्चों के लिए इससे सहायता हो सके। और एक दो बच्चे कह रहे कि कल के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि कल मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि दिवाली मनाने के लिए गांव गए हुए थे और कल हमें गांव से वापस शहर की तरफ आना था। तो इस वजह से मैं अपनी एक भी वीडियो नहीं डाल पाई थी कल के लिए, फिर घर का काम भी हो जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ। वैसे बाकी जो दिवाली का इतना बिजी शेड्यूल था 4-5 दिन का, उसके अंदर भी मैंने आपको कम से कम दिन की 3-3 4-4 वीडियो प्रोवाइड करवाई हैं, कि बच्चों के पास बहुत ही कम टाइम है। और अगर मुझे एस्टेट देना होता और मैं तब जिस हिसाब से तैयारी करती, उसी हिसाब से मैं आपके लिए भी कंटेंट डाल रही हूँ। कई बच्चे कह रहे कि मैडम अभी टाइम कम है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताइए। तो मैंने सोचा कि अब अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हार्डली हम 10-5 चैप्टर ही पढ़ पाएंगे, और हो सकता है उनमें से कोई प्रश्न आए भी या ना आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने एमसीक्यूज ही ले आती हूँ। हमारी 9th क्लास रह रही है, और बता देती हूँ कि 10th 11th और 12th, सॉरी, आरो भाग एक, आरो भाग दो, और जो हमारे क्षितिज भाग दो है, उसके भी मैं सारे जो आपके एमसीक्यूज अपलोड कर चुकी हूँ। अब क्षितिज भाग एक जो एनसीईआरटी की बुक है, उसी के हमारे पास बचे हैं। एक वीडियो मैं आज डाल दूंगी, एक हो सकता है तो शाम तक दूसरी भी डाल दूँ, नहीं तो कल दूसरी डाल दूंगी। तो कल मैं आरो भाग एक आपकी पूरी करवा दूंगी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चों के लिए, और क्षितिज भाग एक, क्षितिज भाग दो जो है आपकी, सॉरी मैं क्या बोल गई मुझे ध्यान नहीं है। क्षितिज भाग एक मैं आज और कल में आपकी पूरी करवा दूंगी। क्षितिज भाग दो के एमसीक्यूज मैं सारे डाल चुकी हूँ। जिस बच्चे ने भी वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। और उसके बाद आरो भाग एक, आरो भाग दो हमारे बिल्कुल संपूर्ण हो चुके हैं। संपूर्ण मीन्स जिसने अध्याय पढ़ाए गए, देखो भाई अब टाइम बहुत कम है, तो अध्याय पढ़ाने में कम से कम 1 घंटा मुझे लगता है, उसमें 1-1.5 घंटा ढंग से पढ़ाओ तो। और आप लोगों के पास भी शायद अब इतना टाइम नहीं है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई बुक लेकर आप जल्दी जल्दी उसकी रीडिंग ले लें, और फिर मैंने एमसीक्यूज यहाँ डाल रखे हैं, आप उसके एमसीक्यूज कर लें। फिर 3-4 दिन में मैं आपकी कृतिका भाग एक जो है उसके मैं डाल दूंगी। आपके ये एमसीक्यूज में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, कृतिका भाग एक और कृतिका भाग दो। तो मैं कह रही हूँ जितना मुझसे हो पाएगा आपके पेपर तक मैं आपको पूरी पूरी हेल्प करूंगी, आप कोई भी माइंड ना करें। और जो बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ पीडीएफ आपको किस टॉपिक की चाहिए बेटा, मैं पीडीएफ में तब तक बिलीव नहीं करती जब तक मैं अपने चैनल पर आपको कुछ पढ़ा नहीं देती। मैं जो टॉपिक पढ़ाती हूँ उसी की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकती हूँ, उसके अलावा मैं पीडीएफ में बिलीव नहीं करती। आप पढ़ो, पीडीएफ तो दुनिया भर की पढ़ी है, इधर उधर दुनिया भर के पीडीएफ घूमते हैं, और बुक्स भी पढ़ी हैं, पढ़ नहीं पाते पीडीएफ में। वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए होती है। कोई भी पीडीएफ तभी काम आती है जब आप उसकी व्याख्यात्मक रूप से उस टॉपिक को आप बुक से पढ़ चुके होते हो, फिर उसके बाद आपके या खुद के अपने नोट्स बनाइए, मैं तो यही सजेशन आपको दूंगी। तो आज हम शुरू करते हैं क्षितिज भाग एक का संपूर्ण गद्य खंड के एमसीक्यूज आज हम यहाँ पर पूरे कर लेंगे। और दूसरी बात, बच्चों का जो अपार प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है हमारे कमेंट के थ्रू और हमारे सब्सक्राइबर्स देखकर बहुत ज़्यादा हार्दिक खुशी हो रही है, और सभी बच्चों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 1 महीने से ही हमने अपने चैनल पर वीडियोस डालनी शुरू की हैं कंटिन्यू, और इतना अपार स्नेह के लिए बहुत बहुत बच्चों का धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। और यही आपका जो जो आपके लाइक आते हैं, जो आपके कमेंट्स आते हैं, तो वही हमें मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ। क्षितिज भाग एक, सभी एमसीक्यूज एक साथ करेंगे। हालांकि इसमें अगर फिलहाल आपको बताऊं कि जो क्षितिज भाग एक है
इसका एक चैप्टर कटवा दिया गया है, न्यू सिलेबस में नहीं है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये आपके अध्याय का नाम है, लेकिन फिर भी मैंने इसके एमसीक्यूज डाल दिए हैं कि हो सकता है आपके इसमें आ जाए। मैं इतना ध्यान आपकी इसमें रखती हूँ। शुरू करते हैं। दो बैलों की आत्मकथा। सबसे पहला ही अध्याय है दो बैलों की आत्मकथा, और ये विधा की दृष्टि से एक कहानी है। टाइम बहुत ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऑप्शन पढ़ पढ़ के और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताने लगी तो ये 2 घंटों की वीडियो हो जाएगी, और कोई भी बच्चा 2 घंटे की वीडियो नहीं देखेगा, उसका टाइम वेस्ट होएगा। अब 1 घंटे में यार तुम क्षितिज भाग 1 के पूरा गद्य खंड संपूर्ण कर लेते हो, तो इससे बढ़कर आपकी वीडियो या PDF क्या करेंगे? ये सबसे अच्छा आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतना अपार स्नेह देने के लिए। दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये हिंदी की कहानी विधा के अंतर्गत आता है। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? तो दो बैलों की कथा जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, और मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। इनके बारे में इनका जो जीवन परिचय है वो भी आप पढ़ लेना। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय मैंने डाल रखा है, तो मुंशी उसमें से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है यहाँ पर इनके लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है? तो ये विद्यार्थियों का, बैलों की मित्रता का, पक्षियों का या किसान का? तो आ जाएगा इसमें बैलों की मित्रता का। ये इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। दो बैलों की कथा कहानी में किस किस का संबंध दिखाया गया है? तो इसमें किसान और उसके पशुओं का संबंध दिखाया गया है। लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? तो लेखक के अनुसार गधे को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप सबको पता है, उसे हम क्या कहते हैं? गधा। गाय किस दशा में सिंघनी का रूप धारण कर लेती है? गाय जब ब्याती है, ब्याही होती है, ब्याही मतलब जब वो अपना बच्चा देती है, तब वो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदा छाए रहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हमेशा विषाद का जो भाव है, विषाद मतलब दुख का भाव जो है छाया रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। एक बार आप सभी से फिर से बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जमकर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, उसे आपको भी फ़ायदा होगा और मेरा भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और मैं एक और बताती हूँ कि जो बच्चा भी हमारी वीडियो देख रहा है, जो बच्चा UGC नेट की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है, और जहाँ पर भी हिंदी साहित्य जिस किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो भी हमारे साथ हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जुड़ सकता है। भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था? तो भारतवासियों को किस देश में नहीं घुसने दिया जा रहा था? अमेरिका में। किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लोगों में स्थान दिला दिया था? तो जो है किस देश के लोगों की एक विजय ने, यानी कि जापान के। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे? तो ये शब्द भारतीयों के लिए। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। तो ये भारतीयों के लिए कहा है, लेकिन भारतीय जो है जब अपनी वाली पे आते हैं तभी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अन्यथा ये सभी को भगवान जो बाहर से आता है सभी को ये भगवान अतिथि देवो भव की भावना मन में रखते हैं। बछिया का ताऊ किसके लिए प्रयोग किया जाता? बछिया का ताऊ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये बैल के लिए। हीरा और मोती बैलों के स्वामी का क्या नाम था? तो उनके स्वामी का नाम झुर्री था। झुर्री के दोनों बैल किस जाति के थे? तो ये पछाई जाति के थे। झुर्री के साले का क्या नाम था? तो झुर्री के साले का नाम गया था। दोनों बैल कौन सी भाषा में एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे? तो ये मूक भाषा। मूक भाषा होता है, जो बोल नहीं पाता उसे मूक कहते हैं, और जो बोलने वाला होता है उसे वाचाल कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मूक और वाचाल, और आपस में दोनों विलोम भी हैं। जोरे ने प्रातः ही नाद पर खड़े बैलों को देखकर क्या किया? तो उन्हें गले से लगा लिया। कैसे
नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ने किया, ये शब्द किसने किए? ये तो झूरी ने कहे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम और थोड़ा सा फास्ट स्पीड से करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है और अब तो रिवीजन का समय है, इसलिए मैंने जो बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि मैम एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवा दो, तो ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? तो ये झुरी की पत्नी ने झुरी को कहे हैं। दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया था? तो दूसरी बार जो गया है बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया था। गया की लड़की को बैलों से सहानुभूति क्यों थी? सौतेली, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए बैलों के प्रति उसे सहानुभूति थी। गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियाँ किसने खोली थी? तो ये खोली थी गया की बेटी ने। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह स्त्री जाति थी। क्योंकि वह स्त्री जाति थी। गिरे हुए बैलों पर सींग न चलाना चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द हीरा ने कहे थे। खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो ये कांजी हाउस में बंद कर दिया था। दीवार को तोड़ना से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? तो विद्रोह की भावना का बोध होता है। मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर भी कौन सा जानवर नहीं भागा? तो ये गधा नहीं भागा। दोनों बैलों को कांजी हाउस में कितने दिन रहना पड़ता था? तो 1 सप्ताह रहना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। ये इतने ही थे हमारे। दूसरा अध्याय हमारा शुरू होता है और अध्याय का नाम है लासा की ओर। लासा की ओर और इसके राइटर का नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो ये बता देती हूँ, वर्तनी के दृष्टिकोण से ये शब्द भी सांकृत्यायन शब्द लिखने के लिए आता है, इसको ध्यान से देख लेना। पाठ नंबर 2 हमारा शुरू हो जाते हैं इसके एमसीक्यूज। लासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम, तो ये राहुल सांकृत्यायन है। लासा की ओर पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से आप। और बच्चे कह रहे थे कि मैम एग्जाम ओरिएंटेड बता दो, तो बेटा मैंने तो जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं, जितने मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, उन साथ साथ मैंने ये भी बताया कि ये फलाना एग्ज़ाम में आया, दिगड़े एग्ज़ाम में आया था। मैं साथ साथ बताती जाती रहती हूँ कि यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो बन सकता है। और एक बच्चा ये भी कह रहा था कि मैम थोड़ा सा आप वीडियो बना दो कि पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है। तो देखो इस बार सिलेबस दिया है आप लोगों को, वो उनकी मन मर्जी कुछ नहीं कह सकते कि सिलेबस का क्या पैटर्न देंगे, किस तरीके से देंगे, एनसीईआरटी ज़्यादा पूछेंगे या लिटरेचर ज़्यादा पूछेंगे, तो ये कुछ भी नहीं कह सकते बेटा, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, पिछले पेपर की अगर बात करें, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैंने एक पूरी ये बता रखी है कि मैंने किस रणनीति से अपना जो एस्टेट क्वालिफाई किया था 4 बार, उसके अंदर मैंने सारी बातें बता रखी हैं। और एक बार मोटा मोटा फिर बता देती हूँ आपको कि जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित 60 क्वेश्चन आते थे पहले, आज से पहले की बात कर रही हूँ, तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन हार्डली आपके होते थे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से होते थे। और आपके 20 से 22 क्वेश्चन, देखो 20 से 22 जो क्वेश्चन होते थे वो आपके हिंदी व्याकरण के होते थे। 5 क्वेश्चन हम मान लेते हैं एनसीईआरटी के, तो बन गए 27। और बाकी कितने रह गए? 60 में से 27 गए तो आपके कितने बचे? ये 3, और यहाँ से कितने बच गए? 5, 5 में 3, यानी कि 33 के आसपास जो प्रश्न हैं वो हमारे हिंदी साहित्य में से आते थे, हिंदी लिटरेचर में से आते थे। ये 60 नंबर का पूरा ब्यौरा है। और इसमें अगर एक भी गलती हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। मैंने पूरा जो विश्लेषण है वो इन्हीं से करके अपने एग्जाम की तैयारी की थी कि 5-6 पूछे जाते हैं। अब मैं आपको नहीं कह सकती भाई एनसीईआरटी से कितने पूछेंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस डिफाइन करके दिया है और क्लियरली लिखा हुआ है कि बसंत बाग 1, फलाना दिकड़ा, क्षितिज, आरो, ये सब आएंगी। तो मैं नहीं कह सकती कि क्या हो सकता है। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हिंदी साहित्य को आप नकारें ना। मुझे लगता है कि पेपर इस बार ठीक ठाक आएगा और बाकी सालों की तरह जिस तरह से टफ आता था उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर भी सिलेबस आपके सामने है, आप इसमें से कुछ ना छोड़ के जाएं तो पेपर आपको इजी लगेगा। लासा किस देश में स्थित है? तो लासा तिब्बत में स्थित है। राहुल सांकृत्यायन कहाँ के रहने वाले थे?
ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया था? लेखक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर क्या किया था? अपना नाम परिवर्तन किया था। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? यानी कि 1930 में किया। राहुल जी ने किस शास्त्र की रचना की है? तो जो घुमक्कड़ शास्त्र है ये राहुल जी की रचना है और रचना की दृष्टि से ये इनका यात्रा वृत्तांत है और इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट तक ये प्रश्न पूछा जाता है। श्री राहुल सांकृत्यायन प्रथम बार तिब्बत किस रास्ते से गए थे? तो ये नेपाल के रास्ते से गए थे। यात्रा वृत्तांत में इनका काफी नाम आता है राहुल जी का। लेखक ने तिब्बत के किस स्थान की यात्रा को खतरनाक बताया है? तो जो डांडा है उसकी यात्रा को इन्होंने खतरनाक बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, तिब्बत में डाकुओं के लिए कौन सा स्थान अच्छा माना गया है? तो तिब्बत में डाकुओं के लिए डांडा का जो स्थान है वो अच्छा माना गया है। डाकुओं के लिए अच्छा है, ये चोरी करने में आसानी रहती है उन्हें। तिब्बत में भिखमंगे भीख मांगने के लिए क्या कहते हैं? तिब्बत में भिखमंगे भीख मांगने के लिए क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं जीभ निकालकर दया दया करते हैं। डांडे की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 17-18 फीट की ऊंचाई है। रात को लेखक और उसका मित्र किस स्थान पर ठहरे थे? तो ये लंकोर की तरफ ठहरे थे। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था? तो ये मार्ग भूल जाने के कारण पिछड़ गया था। तिगरी का मैदान कहाँ था? तिंगरी का मैदान कहाँ पर था? तो ये था पहाड़ों से घिरा हुआ। कैसा था? तिंगरी का मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था। तिंगरी समाधिगिरी किसका नाम है? तो ये एक छोटी सी पहाड़ी का नाम है। राहुल सांकृत्यायन एवं उसका साथी तिंगरी से कितने बजे चले थे? तो ये कहाँ बजे चले थे? 10-11 बजे चले थे। और तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथों में है? तो तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथों में है? तो ये मठों के हाथों में है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शेखर के मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा जाता है? तो ये कंजूर कहा जाता है। ठीक है, एक कंजूर का वजन, देखो कंजूर और कंजर याद रखना, कंजूर है ये। एक कंजूर का वजन अनुमानतः कितना कितना बताया गया है? तो ये 15-15 सेर का बताया गया है। सुमित कौन था? सुमित मंगोल भिक्षु था। मंगल भिक्षु का नाम लोब्जड था। लोब्जड का सामान्य अर्थ है, ये है सुमति। ठीक है, सुमति मतलब अच्छी मति या बुद्धि। तिब्बत में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अध्याय हमारा शुरू हो जाता है। उसमें लासा की ओर हमारा संपूर्ण हो चुका है। तीसरा जो अध्याय है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। अध्याय नंबर 3 के जो MCQs हम शुरू कर रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो ये श्यामाचरण दुबे हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? 1922 में। श्यामाचरण दुबे की मृत्यु कब हुई? 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, उपभोक्तावाद की संस्कृति है एक, क्या है एक? ये आपको पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति जो अध्याय है आपका, ये हिंदी की विधा की दृष्टि से एक निबंध है। नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? तो उपभोक्तावाद का दर्शन कहा है। लेखक के अनुसार चारों ओर किस बात पर जोर दिया जा रहा था? तो उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था। लेखक के अनुसार आज किसे सुख समझा जाता है? तो उपभोग भोग को सुख समझा जाता है। बाजार कैसी सामग्री से भरा पड़ा है? तो विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है। नए डिजाइन के परिधान कैसे हैं? तो नए डिजाइन के परिधान महंगे हैं। उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई दृष्टि से देखते हैं? तो साधारण लोग जो हैं ललचाई दृष्टि से देखते हैं। हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति बन गई है? ये अनुकरण की संस्कृति बन गई है। हम कौन सी दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं? कौन सी दास्ता को? तो हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं।
कौन सी शक्तियों के अभाव में हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं? तो ये है संस्कृति की नियंत्रक शक्ति, इसमें हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? कौन बदल रहा है? हमारी विज्ञापन और प्रसार के जो तंत्र हैं ये हमारी मानसिक शक्ति को बदल रहे हैं। विज्ञापन किसको कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट को। उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका घोर अपव्यय हो रहा है? तो किसका अपव्यय मतलब खर्च होना, तो ये जो हमारे सीमित साधन है इनका घोर अपव्यय हो रहा है। लेखक ने सुख किसे कहा है? तो लेखक ने उपभोग सुख कहा है। सांस्कृतिक अस्मिता का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक अस्मिता का क्या अर्थ है? अस्मिता का अर्थ है सांस्कृतिक पहचान। दूसरों को श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना क्या कहलाता है? तो यही बौद्धिक दास्ता कहलाता है। बौद्धिक दास्ता आपके मन में प्रश्न उठा होगा, एक अभी आंसर आया था किसी प्रश्न का कि बौद्धिक दास्ता। तो दूसरों को श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति अपनी आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना ही क्या कहलाता है? बौद्धिक दास्ता। आप हमेशा ही सुन, नहीं यार वो तो ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसे मुझसे ज़्यादा आता है, और अपने आप को क्या कर लेते हैं? हीन समझ लेते हैं। यही आपकी क्या है? बौद्धिक दृष्टि, बौद्धिक दास्ता। कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं? तो सामंती संस्कृति के जो तत्व है वो भारत में पहले भी रहे हैं। सामान्य जन के समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं, तो जो विशिष्ट जन समाज है उसे ललचाई नज़रों से देखते हैं। लेखक के अनुसार भारत में अशांति और आक्रोश का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है दिखावे की संस्कृति का विकास। भारतीय संस्कृति के पुराने संस्कार सिखाते हैं, हमें क्या सिखाते हैं? कि हमें संतोष में जीवन जीना चाहिए। आधुनिक चकाचौंध में भारतीय किस पीड़ा से पीड़ित हैं? तो आधुनिक चकाचौंध में भारतीय किस पीड़ा से पीड़ित है? लक्ष्य भ्रम की पीड़ा से पीड़ित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट अध्याय है हमारा सांवले सपनों की याद। अध्याय नंबर है हमारा 4, सांवले सपनों की याद, अध्याय नंबर 4। सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये जाबिर हुसैन है। जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 1945 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री जाबिर हुसैन का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये नालंदा में हुआ था। जाबिर हुसैन किस जिले से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे? तो ये मुंगेर जिले से चुने गए थे। श्री जाबिर हुसैन कब बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए थे? तो ये 1995 में चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री हुसैन की कौन सी रचनाएं सबसे चर्चित हुई? तो ये डायरियाँ जो है, डायरी जो है श्री हुसैन की रचना थी वो सबसे ज़्यादा चर्चित थी। सांवले सपनों की याद है ये एक संस्मरण है। सालिम कौन थे? तो सालिम कौन थे? सालिम पक्षी विज्ञानी थे। सालिम कौन थे? पक्षी विज्ञानी थे। लेखक ने सालिम अली के इस सफ़र को तमाम सफ़रों से भिन्न क्यों बताया है? क्योंकि वह तनावहीन था। क्योंकि बाकी सफ़र में तनाव रहता है और ये जो सफ़र था तो ये तनावहीन बताया। श्री कृष्ण ने रासलीला कहाँ रचाई थी? सभी को पता है कि वृंदावन में रचाई थी, और वृंदावन में रचाई थी। श्री कृष्ण ने अपनी शरारतों का निशाना किसे बनाया था? गोपियों को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, श्री कृष्ण ने किस अंदाज में बांसुरी बजाई थी? तो दिल की धड़कनों को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी। एक बार आप सबसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक आपको सिर्फ एक वो प्रेस ही करना पड़ता है, एक आइकन को प्रेस ही करना होता है। तो प्लीज़ वीडियो को जमकर 200 व्यू होते हैं बट 200 लाइक नहीं होते हैं। तो जो बच्चा देखता है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चेक कर लें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज वृंदावन की कौन सी वस्तु श्री कृष्ण से संबंधित घटनाओं का स्मरण दिला देती है? तो वो नदी का सांवला पानी जो है हमें श्री कृष्ण से संबंधित घटनाओं का याद दिला देती है। लेखक ने सालिम अली के शरीर की कमजोरी का क्या कारण बताया था? तो उनकी लंबी लंबी यात्राएं।
लेखक ने जल्दी से हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएं तो आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करेंगे। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन वीडियो हम साझा करने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि जब हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं तभी हम बनाएं और बच्चों के सामने अपनी बातें रखें। थोड़ा सा 1-2-4 मिनट के लिए हम अच्छी बातें करें अपनी इन बुक्स से अलग हटकर। तो 500 सब्सक्राइबर होने पर ही हम आएंगे। लेखक ने सालिम अली की मौत का कारण किस बीमारी को बताया है? तो ये कैंसर को बताया। मौत अंतिम समय तक सालिम अली की क्या चीज़ छीनने में सफल नहीं हो सकी थी? तो वो आंखों की रोशनी। सालिम अली का जीवन किसके प्रति समर्पित था? तो ये था पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित था। लेखक ने सालिम अली को क्या कहा जाता है? तो ये वर्ड वाचर कहा जाता है। आपको पता है ना, ये सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है, जो आपके जिस बच्चे ने हरियाणा जीके पढ़ी है, सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है हमारे यहाँ फरूख नगर गुरुग्राम में है, ये सुल्तानपुर पक्षी विहार। इसकी खोज जो की थी कहते हैं सालिम अली ने ही की थी। वर्ड वाचर मैन जो था ये। लेखक के अनुसार सालिम अली किन लोगों में से थे? तो सालिम अली प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाले थे। सालिम अली के लिए प्रकृति क्या थी? तो सालिम अली के लिए दुनिया, रहस्य भरी दुनिया थी प्रकृति। और प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास इसी अध्याय के। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किसके व्यक्तित्व का चित्र अंकित किया है? तो ये पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जो है चित्र अंकित किया है। सालिम अली साहब की जीवन साथी कौन थी? तो उनके जीवन साथी तहमीना थी। मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सालिम अली की आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा लॉरेंस था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट अध्याय है हमारा, नाना साहेब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। तो ये अध्याय है हमारा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये पाठ का नाम है, इतना अध्याय का नाम है। इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका चपला देवी है। नाना साहब का पूरा नाम क्या है? तो ये धुंधु पंत नाना साहब। मैना किसकी पुत्री थी? तो ये मैना किसकी पुत्री थी? धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री थी। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल किस ओर गया था? तो ये बिठूर की ओर गया था। अंग्रेज अधिकारियों को किसको बरामदे में खड़े देखकर हैरानी हुई थी? तो बरामदे में मैना देवी खड़ी थी, इसको देखकर हैरानी हुई। मैना ने अंग्रेजी अधिकारी से क्या करने के लिए कहा था? तो महल पर गोले न बरसाने के लिए कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। और मैना ने अंग्रेज अधिकारी से क्या प्रश्न मैना ने अंग्रेज अधिकारी से क्या प्रश्न किया था? तो प्रश्न किया था, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे थे सेनापति हे ने। नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे लंदन के मंत्रिमंडल ने। और किस अंग्रेजी समाचार पत्र में नाना साहब के विषय में समाचार छपा था? तो ये टाइम्स में छपा था। नाना की जिस कन्या के प्रति हे ने दया दिखाई है उसे उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। नाना के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठकर कौन रो रहा था? प्रसाद क्या होता है? प्रासाद, ये आपका जो प्रश्न है उसमें पूछा जाता है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में। प्रासाद होता है किसी भी महल का जो ऊपर वाला कंगूरा होता है, उसे हम प्रासाद कहते हैं।
और एक ये प्रसाद जो आपको कृपा प्रसाद आप लोग लेते रहते हो, बांटने वाला खाने वाला प्रसाद। तो ये प्रसाद है, ये प्रसाद प्रासाद है। तो ये भग्नावशिष्ट क्या किसको कहा है कि उस जो राख के ढेर, नाना के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर, यानी कि जहाँ पर नाना का वो ढेर थी उसकी राख की जो मिट्टी थी का राख का जो ढेरी बनी हुई थी उसकी चोटी पर बैठी हुई थी वो लड़की, तो उसे प्रसाद कहा, यानी कि जैसे महल की चोटी को कहते हैं प्रसाद, तो यहाँ पर उसने राख की ढेरी पर बैठी हुई लड़की को कहा है प्रासाद कहा है यहाँ पर। मैना ने जनरल आउटरम के सामने अपनी कौन सी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी, तो उसने ये कहा था कि मुझे जी भरकर रोने दो। मैना की मृत्यु का समाचार किस अखबार में प्रकाशित हुआ था, तो ये बाखर अखबार में प्रकाशित हुआ था। लोगों ने जलती हुई मैना को देखकर उसे क्या समझकर प्रणाम किया, तो उसे देवी समझकर प्रणाम किया। प्रस्तुत पाठ में नाना साहब के चरित्र की किन विशेषताओं को उजागर किया गया है, तो ये थे एक महान देशभक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, नेक्स्ट अध्याय है और अध्याय का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। अध्याय नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं। 6 के एमसीक्यूज है, तो 8 के 8 लेसन के एमसीक्यूज हम एक ही वीडियो में करवाएंगे। तो जमकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो ये हरिशंकर परसाई है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाते समय सिर पर क्या पहना हुआ था, तो सिर पर टोपी पहनी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद का चेहरा भरा भरा किस कारण से लग रहा था, तो प्रेमचंद का भरा भरा चेहरा घनी मूछों के कारण लग रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पढ़ते रहिए बड़े पेशेंस के साथ और चैनल को वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें। प्रेमचंद ने चित्र में कैसे जूते पहने थे, तो कैसे कैनवस के जूते पहने हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि कहाँ पर अटक गई थी, तो प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि उसके फटे हुए जूतों पर अटक गई थी। लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं रहा होगा, तो पोशाक बदलने का गुण नहीं रहा होगा। लेखक को प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान में क्या अनुभव हुआ था, तो उसमें अधूरी मुस्कान में व्यंग्य महसूस हुआ था। दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कहा होगा। लेखक ने इस कथन से प्रेमचंद के जीवन की किस विशेषता को उजागर किया है, तो ये निराशा को इन्होंने उजागर किया है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसके आग्रह पर खिंचवाई होगी, तो ये पत्नी के आग्रह पर खिंचवाई होगी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जीवन संबंधी कौन सी ट्रेजेडी है, तो उसका आ जाएगा उसे फोटो खिंचवाने के लिए जूता नहीं था, उसके पास फोटो खिंचवाने के लिए जूता नहीं था। लेखक के अनुसार यही प्रेमचंद के जीवन संबंधी ट्रेजेडी रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, फोटो खिंचवाने के लिए वस्तुएं मांगने के प्रसंग के माध्यम से लेखक ने समाज की किस विशेषताओं पर व्यंग्य किया है, तो किस विशेषताओं पर, दिखावे की। लोग फोटो खिंचवाने के लिए किसी का सूट मांग लेते हैं, किसी का दुपट्टा मांग लेते हैं, किसी की सैंडल मांगते हैं ना, तो इसी पर कहा है इसने। लेखक के अनुसार किसका किससे अधिक मूल्य रहा है, तो लेखक के अनुसार किसका किस से अधिक मूल्य रहा है, तो यहाँ जूते का टोपी से अधिक मूल्य रहा है। लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है, तो ये सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है टोपी। नेक्स्ट प्रश्न है जूता किसका प्रतीक है, तो जूता जो है कम सम्मान वाले व्यक्ति का प्रतीक है। जूता कम सम्मान वाले व्यक्ति का प्रतीक है। लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान के पीछे क्या छुपा हुआ अनुभव हुआ था, तो समाज के गरीबों के दुख की पीड़ा। किस कहानी में नील गाय हल्कू किसान का खेत चर गई थी, तो ये किस कहानी में नील गाय हल्कू किसान का खेत चर गई थी, तो ये पूस की रात, ये पाठ का नाम है, उसमें चर गई थी इस कहानी में। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है,
तो होरी है, ये गोदान का है, गोदान नामक उपन्यास का पात्र है। और निर्बला, करमभूमि, रंगभूमि, गोदान ये सारे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। जूता घिसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जूता घिसने का मतलब है बहुत प्रयत्न करना। लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद की क्या कमजोरी थी? तो वे नेक धर्म के पक्के थे, वे नेक धर्म के पक्के थे। जंजीर का क्या तात्पर्य है? तो जंजीर का तात्पर्य होता है बंधन। प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया है? तो समाज की बुराइयों को ठोकर मारना। कि देखिए प्रेमचंद के जूते फटने का मुख्य कारण लेखक ने ये बताया है कि समाज की बुराइयों को ठोकर मारते मारते उसका जूता फट गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, नहीं अगला अध्याय है मेरे बचपन के दिन, और इसकी लेखिका भी महादेव वर्मा है। अगर महादेव वर्मा का जीवन परिचय पढ़ना है आपको, तो मैंने जीवन परिचय के नाम से एक लिस्ट बना रखी है, उसमें सभी के जीवन परिचय हैं, आप देख सकते हैं। मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? तो ये महादेवी वर्मा। लेखक के अनुसार किस में एक विचित्र आकर्षण होता है? तो बचपन की स्मृतियों में, स्मृतियों मतलब याद में एक विचित्र आकर्षण होता है। लेखिका के परिवार में कोई लड़की कितने वर्ष बाद पैदा हुई थी? तो वो 200 वर्ष बाद। लेखिका के बाबा ने कौन सी भाषा पढ़ी थी? तो फारसी एवं उर्दू पढ़ी थी। लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी किसने पढ़ी थी? तो सबसे पहले उसके पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। लेखिका की माँ कौन सी भाषाएं जानती थी? तो हिंदी एवं संस्कृत जानती थी लेखिका की माँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लेखिका को सर्वप्रथम किस स्कूल में दाखिल करवाया गया था? तो ये मिशन स्कूल में दाखिल करवाया गया था। छात्रावास में लेखिका की सबसे पहली सहेली कौन बनी थी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान बनी थी। सुभद्रा और महादेवी किस कॉलेज में साथ साथ पढ़ी थी? तो ये क्राथवेट स्कूल में साथ साथ पढ़ी थी, कॉलेज में सॉरी। महादेवी को विद्यार्थी जीवन की रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? महादेवी की विद्यार्थी जीवन की मतलब जब वो स्कूल में पढ़ती थी, अपनी पढ़ाई के दौरान की जो रचनाएं थी वो उसकी स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपती थी। महादेवी जी ने अपना कटोरा किसे दे दिया था? तो गांधी जी को दे दिया था। लेखिका की सहेली जैबुन्निसा जैबुन कहाँ की रहने वाली थी? तो ये कोल्हापुर की रहने वाली थी। और नेक्स्ट प्रश्न है जैबुन कैसी पोशाक पहनती थी? तो वो किनारीदार साड़ी पहनती थी। महादेवी के भाई का नाम क्या रखा गया था? तो ये मनमोहन। श्री मनमोहन किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने? तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसकी नवाबी छिन गई थी? तो ये जवारा के नवाब की नवाबी छिन गई थी, जवारा की। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न मीन्स नेक्स्ट अध्याय एक कुत्ता और एक मैना। अगले और अंतिम अध्याय है ये हमारा एक कुत्ता और एक मैना। एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है ये। पूछा जाता है एक प्रश्न, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन को छोड़कर कहाँ रहने गए थे? तो ये श्री निकेतन में रहने गए थे। गुरुदेव क्या कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या? दर्शनार्थी है क्या? प्रगल्भ का क्या अर्थ है? प्रगल्भ किसको कहते हैं? वाचाल बोलने वाले को प्रगल्भ। गुरुदेव कैसे दर्शनार्थियों से भयभीत हो जाते थे? तो जो समय असमय का ध्यान नहीं रखते थे, ऐसे दर्शनार्थियों से भयभीत हो जाते थे। अस्तगामी का क्या अर्थ है? अस्तगामी का अर्थ है डूबता हुआ। सूर्य अस्त होता है ना, उसी से याद रखना, अस्त सूर्य अस्त उदय अस्त। किसके मुख हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन होता है? तो ये गुरुदेव के कुत्ते का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर किसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है? तो ये गुरुदेव के कुत्ते के। कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर क्या देखा है? तो विशाल मानव का सत्य देखा है। आरंभ लेखक ने कौओं को कैसा पक्षी समझा था?
आरंभ में लेखक ने कौओं को कैसा पक्षी समझा था? तो ये सर्वव्यापक समझा था। लेखक ने मैना को कैसा पक्षी समझ रखा था? तो लेखक ने मैना को करुण भावहीन पक्षी समझ रखा था। प्रश्न नंबर 12, किसके नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, तो किसने मैना के हृदय के दुख को देख लिया था? लेखक ने, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने, पाठक ने या दर्शनाभिलाषी ने? तो किसने देख लिया था? कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को किसकी दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय मिलता है? लेखक को किसकी दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय मिलता है? तो गरीब व्यक्ति की, गुरुदेव की, कुत्ते की, भिखारी की या अमीर व्यक्ति की? तो इसका आंसर हो जाएगा किसकी दृष्टि में? गुरुदेव के कुत्ते की दृष्टि में मनुष्य के सच्चा परिचय मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है, मैना के चले जाने के बाद वहाँ का वातावरण कैसा हो गया था? तो वहाँ का वातावरण प्रसन्नता युक्त हो गया था, निराशाजनक, उत्साह में या हर्षवर्धक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट होगा, निराशाजनक। कुत्ता अपने किस गुण के कारण गुरुदेव के मन को भाता है? प्रश्न नंबर 15 है, कुत्ता अपने किस गुण के कारण गुरुदेव के मन को भाता है? ऑप्शन है नंबर ए लालची होने के कारण, ऑप्शन बी स्वामी भक्त होने के कारण, और ऑप्शन सी संवेदनशील होने के कारण, ऑप्शन डी है मूक प्राणी होने के कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, संवेदनशील होने के कारण। आज मनुष्य दूसरे मनुष्य के अंदर क्या नहीं देख पाता? तो मानव का जो सत्य है वो नहीं देख पाता। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, और आपका जो ये भाग है आपका क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 1 जो है आपका यहाँ पर MCQs सारे आपके संपूर्ण हो जाते हैं, क्षितिज भाग 1, और वो गद्य खंड मतलब जो जितने भी आपकी गद्यात्मक रचनाएं थी, कहानी थे, नाटक थे, जो भी थे इसमें 8 अध्याय में, उन सभी के MCQs मैंने एक साथ दे दिए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड की बजाय किसकी आ जाएगी? पद्य खंड की जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। अगर समय मिला तो मैं आज भी अपलोड कर दूंगी, अगर समय नहीं मिला तो मैं कल ज़रूर आपकी अपलोड कर दूंगी। तो मेरी तरफ से PGT एस्टेट वाले बच्चों का आपकी आरो भाग 1, आरो भाग 2, क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2 के सभी के जो MCQs हैं वो सारे हो जाएंगे। फिर एक दिन मैं आपका कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2 के डाल दूंगी, और एक दिन आपके जो वितान है भाग 1 और वितान भाग 2 जो PGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए है, ये मैं कृतिका और वितान के भी MCQs आपके सामने रख दूंगी। तो आप देखते रहिए, और जितना मैंने डाल दिया उन सबको पढ़ ले। और बाकी जो बेटा चैप्टर्स बचते हैं आपके, तो मेरे पास तो TGT के भी हैं और PGT के भी हैं, तो शायद ये चैप्टर तो शायद लाइन टू लाइन तो नहीं कंप्लीट हो सकते, लेकिन हाँ MCQs मैं आपको सारे प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत ही कम बचा है। और अगर पहले से पता होता कि इस तरह से NCERT देंगे ये लाइन टू लाइन सिलेबस में इस तरीके से मेंशन करके, तो शायद पहले से लग जाते। लेकिन पहले से भी मैंने काफ़ी करवाया, भक्ति काल, आदि काल, ये सारे भक्ति काल के 8-7 वीडियो हैं, आप सारी देख लेना। कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आदिकाल के अंदर रासो साहित्य, काल विभाजन, पद्धतियाँ, नामकरण सब कुछ करवा रखा है। जिस किसी बच्चे ने भी नहीं देखा है वो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट करें। और आरो भाग 1 की सारी कविताएं मैंने सरलार्थ और व्याख्या सहित करवा रखे हैं, जीवन परिचय सहित करवा रखे हैं, और जो लेसन है 4-5 वो भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से जितना हुआ पॉसिबल हो पाया मैंने किया, और बाकी आपके एग्ज़ाम तक हमारी कोशिश रहेगी कि करवाएं। साथ साथ फिर हमने काव्य शास्त्र भी TGT PGT एस्टेट वाले जो बच्चे हैं हिंदी के सभी का काव्य शास्त्र संपूर्ण करवा दिया है। सिर्फ एक टॉपिक मेरी तरफ से रहता है छंद, और समय रहते ये वीडियो भी मैं आपके अपलोड कर दूंगी। मैंने रस का टॉपिक पढ़ा है, बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, काफ़ी बच्चों ने लाइक किया।
और बच्चों ने वीडियो भी जमकर देखी, खूब तारीफ भी की, अच्छे कमेंट किए। तो मेरा मनोबल बढ़ा कि मैं काव्य शास्त्र का एक टॉपिक बचा है उसे ही पहले पूरा करवा दूं। और जो रस है और ये काव्य गुण, काव्य रीति, ये सब मैंने करवा दी हैं। अलंकार बहुत अच्छे से करवाए हैं। पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चे वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को थोड़ा कम देखा गया है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल ट्रिक से वहाँ पर अलंकार रखे गए हैं, क्योंकि ये अलंकार की जो वीडियो है आपके सिलेबस देने से पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, तो शायद उसे बच्चों को उसके बारे में नहीं पता है। अगर किसी बच्चे को वहाँ पर वीडियो नहीं मिलती है तो मैंने कम्युनिटी पे भी लगा रखा है उसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं वो मैंने कम्युनिटी पे भी लगा दिए हैं, ताकि आप लोग देख लें जो वीडियो मैंने पहले डाली हैं। और अभी जो 9th और 10th वाले बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि जो, सॉरी 9th-10th वाले बच्चों को नहीं, जो जिसकी क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2 जिसके पेपर में आने वाली है, यानी कि पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, छोटी सी वीडियो है। उसमें लिखा हुआ है 9th 10th 11th और 12th की जो भी आपके, यानी कि क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, आरो भाग 1 और आरो भाग 2 की सारे की जो विषय सूची है और जो पाठ के बारे में इम्पोर्टेंट है वो मैंने उन वीडियो में बता रखा है। वो मेरी पहले की वीडियो अपलोड की गई हुई हैं, आप उन्हें एक बार फिर से देख लें, क्योंकि उस टाइम मैंने थोड़ा बनाना शुरू नहीं किया था। हो सकता है आपको देखने में थोड़ी अच्छी ना लगे अब वाली वीडियो की तरह, लेकिन कंटेंट उसमें बहुत अच्छा है, आप उसे ज़रूर देखें। चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा चैप्टर के बारे में बता रखा है, पाठ के विधा की दृष्टि से भी बता रखा है, पाठ का लेखक भी बता रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और अपने चैनल पर बने रहने के लिए।